हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी के लिए भी, और आपके कंपटीशन जैसे कि आप आईआईटी जैम जेस्ट और टीआईएफआर अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे कि आखिर हमारा कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। तो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उससे जरूर देखिए क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले के भी अगर वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें काउंटर इफेक्ट के बारे में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा समझना आपको जरूरी है, इसीलिए मैंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार आप पढ़ लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी किसने किया था? बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा, लेकिन हेनरिच हर्ट्ज के बाद जो उसका इक्वेशन, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। और उस चीज के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक उसी के बाद क्वांटम मैकेनिक्स में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कॉम्पटन के द्वारा। इनका नाम था आर्थर हॉली कॉम्पटन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, क्या था एक्सपेरिमेंट में और हम लोगों को फाइनली क्या पता चलता है। बेसिकली वहां से भी हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारा जो वेव है, जो लाइट है, उसमें पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, उसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था आर्थर हॉली कॉम्पटन। इनको नोबेल प्राइज इस कॉम्पटन इफेक्ट के लिए मिला था 1927 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी का जो टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा। कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ना कॉम्पटन ने एक मॉलिब्डेनम एक्सरे ट्यूब लिया। एक्सरे ट्यूब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, तो इसको समझना है। तो इसको बनाने के लिए हमने एक इस तरह का ये ले लिया ट्यूब, इस तरह का होगा हमारा। ठीक है, एक मॉलिब्डेनम ट्यूब होगा। तो मॉलिब्डेनम ट्यूब बनाने के लिए कुछ ऐसा हम इस तरह से ले लिए और यहाँ पे कुछ ऐसा करके हम बना दिए। और इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम इस तरह से बना दिए और यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे। ठीक है, इस जगह से हमारा रेडिएशन निकलेगा, एक्स रे का रेडिएशन इस पार्टिकुलर जगह पे निकलेगा। यहाँ पे एक टारगेट हम यहाँ पे फिक्स करने का कोशिश करते हैं। ये जो टारगेट होगा, ये टारगेट थोड़ा सा अनोखा होने वाला। ये टारगेट हमारा ग्रेफाइट का टारगेट होगा। ठीक है ना, तो ग्रेफाइट का टारगेट अगर है तो यहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट का टारगेट बना देते हैं। ये हमारा एक ग्रेफाइट का टारगेट है जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ग्रेफाइट का टारगेट हमने बना दिया और यहां से एक्सरे निकल रहे हैं जो कि आपको दिख रहा है। सॉरी, यहां से हमारा माफ कीजिएगा, यहां से एक्सरे हमारा सीधा इस तरह से निकलेगा और यहाँ पे इस टारगेट पे टकराने के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है ये समझना इंपॉर्टेंट है। टारगेट पे टकराने के बाद क्या होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। यहां से तो एक्सरे आ गया, ठीक है, इसके बाद ये यहां से स्कैटर करता है और स्कैटर करने के बाद एक ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे कि जो हमारा ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे कुछ हम इस तरह का स्मूथ ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव करने वाला है। यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिए। ये मूवेबल है, इसे आप समझ सकते हैं। ये डिटेक्टर है हमारा, ये बेसिकली डिटेक्टर है और इसको हम लोग ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं। ये हमारा टारगेट है, इसे आप समझ सकते हैं, दिस इज आवर टारगेट। ये हमारा मॉलिब्डेनम ट्यूब है, मॉलिब्डेनम एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब। ठीक है,
और ये हमारा जो आगे जा रहा है दिस इज आवर एक्सरे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एक्सरे जो जाएगा ये हमारा फोटोन के फॉर्म में जाएगा, तो इसको फोटोन के फॉर्म में भी हम इसका एनिमेशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहां से फिर ये स्कैटर करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये स्कैटर करेगा तो उसका वेवलेंथ कुछ ना कुछ बदल सकता है, ठीक है। तो यहां से ये कुछ इस तरह का हम इसको बनाने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। माफ कीजिएगा, इसको इसको हम यहाँ से इस तरह से बनाने का कोशिश करेंगे। ये कुछ इस तरह से निकलेगा, यहाँ पे कुछ डिटेक्शन होगा, कुछ एक्सरे इधर से भी निकलेंगे, हर एक जगह से ये स्कैटर करेगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। निकलने के लिए तो ये इधर से भी निकलेगा, ये इधर से भी निकलेगा, हर एक जगह से स्कैटर किया, ठीक है। हर एक जगह से इसका स्कैटरिंग हुआ। लेकिन हम यहाँ पे बात करें डिटेक्ट हम इस पार्टिकुलर जगह पे किए। तो जब ये इस पार्टिकुलर जगह पे इसको हम डिटेक्ट किए तो इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा। मान लेते हैं एंगल हमारा थीटा होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से आप जानते होंगे ग्लांसिंग एंगल का भी आप लोग नाम दिए होंगे, ग्लांसिंग एंगल भी आप लोग पढ़े होंगे। और ये वाला जो है हमारा ये ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर है, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बात कर लिए। ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर हो गया और यहाँ पे मॉलिब्डेनम एक्सरे ट्यूब हो गया, जिससे हमारा ये टारगेट क्या होता है, ये बेसिकली ग्रेफाइट है, कुछ और नहीं, हमारा ग्रेफाइट ही है। ग्रेफाइट पे हमने बम्बार्ड कराया एक्सरे से, जिसके कारण हमारा इस तरह का स्कैटरिंग दिखा, जहां से हम इसको डिटेक्ट कर लिए। अब जब ये डिटेक्ट होता ना तो इसका वेवलेंथ कुछ ना कुछ चेंज कर जाता है, इसका वेवलेंथ कुछ ना कुछ बदल जाता है। जितना वेवलेंथ इस रे का है उतना वेवलेंथ इस रे का नहीं होता, इसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसका वेवलेंथ बढ़ गया, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए इसके अंदर हुआ क्या होगा, ठीक है। जैसे कि यहां से एक्सरे आया तो यहाँ पे फोटोन जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो ग्रेफाइट बेसिकली एलोट्रॉपी है किसका, कार्बन का। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे टकराएगा, टकरा करके कहीं ना कहीं इधर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, बचा हुआ एनर्जी के साथ वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर इसका एनर्जी में लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका वेवलेंथ भी चेंज करेगा, जिस कारण से इसका वेवलेंथ थोड़ा सा बदल जाता है। तो वेवलेंथ कितना बदला उसका एक एक्सप्रेशन आता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जनरली वो एक्सप्रेशन हमारा इस तरह से लिखा जाता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी इंटू 1 - कॉस थीटा। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे, इसका वैल्यू कहां से आता है, कैसे, सब के बारे में हम लोग एकदम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए या फिर करने से पहले हम एक बार एनिमेशन देख लेते हैं कि जब ये मॉलिब्डेनम ट्यूब से हमारा एक्सरे निकल रहा है तो एक्सरे को हम एज अ फोटोन ट्रीट करेंगे। वो फोटोन जब हमारा टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने वाला है, तो यहाँ पे हम कोलिजन के बारे में बात करेंगे। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जब कोलिजन का बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से कोलिजन होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक येलो कलर का साइड में एक फोटोन रखा हुआ है, ये अभी जा करके टकराएगा, टकराया और टकराने के बाद देखिए कि फोटोन हमारा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया। ये तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। अब ये जो स्कैटरिंग है, अब देख सकते हैं कि जब ये टकरा रहा है, जब ये अपने जगह से जा करके उस जगह पे टकराया तो इसका वेवलेंथ थोड़ा सा बदल गया, कलर भी बदल गया है हमारा फोटोन का, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया। तो एनर्जी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर होगा और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ वो दूसरे दिशा में चला जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोलिजन का केस हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो कोलिजन का केस है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कोलिजन तो क्लियर होगा आपको, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसको आगे देखते हैं कि हम लोगों का इसको अगर हम एक 2 डायमेंशनल फिगर के जैसा बनाने का कोशिश करें तो वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट पेज में जाएंगे और यहां पे ड्रॉ करते हैं कि हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा फोटोन है, ये हमारा कहीं ना कहीं एक तरह का फोटोन है जो आ करके टकराएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है,
इस जगह पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, इनका अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे बेस्ट ये होगा कि हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि एक फोटोन भी हम ड्रॉ कर ही लेते हैं कि ये हमारा फोटोन है और कहीं ना कहीं ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कलर बदल दे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करना जरूरी है, ये स्ट्रेट पाथ होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। अब ये फोटोन आकर के यहां पे टकराएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये फोटोन आकर के यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एज अ वेव ट्रीट होगा, ये हमारा आगे बढ़ेगा, ये फोटोन है, इससे जाके टकराएगा। जब ये इससे जाके टकराएगा तो ये जो पार्टिकुलर फोटोन है ये नीचे की ओर चला जाएगा, ये फोटोन नीचे की ओर चला जाएगा। तो चलिए इस पार्टिकुलर फोटोन को, ये जो यहाँ पे फोटोन दिख रहा है, इसको हम नीचे की तरफ भेज देते हैं। ये फोटोन कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा, यहां से ये अगर टकराएगा आकर के तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकरा करके कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया है। तो इस जगह का हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि यहाँ का डायरेक्शन क्या होगा। यहां से अगर हम चेक करें तो ये टकरा करके कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर दिशा में आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस जगह पे हम इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है। अब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा इस पार्टिकुलर, तो यहाँ पे हमारा फोटोन भी तो जाएगा, फोटोन का ये हमारा पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो ये हम फोटोन का डायरेक्शन को कुछ इधर मेजर कर लेते हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं फोटोन का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा फोटोन कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, टकराने के बाद। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल को हम थीटा कह दिए और ये जो एंगल होगा इसको हम लोग फाई कह दिए। ठीक है, ये हमारा फोटोन है, इनिशियली ये हमारा फोटोन है, ये एक्स रे फोटोन है, हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा एक्स रे क्या है, फोटोन। ठीक है, और ये बिफोर कोलिजन का केस है, ये आफ्टर कोलिजन का केस है। यहाँ पे कोलिजन तो हो रहा है, ये क्लियरली आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो यहाँ पे ये जो टकराने के बाद ये फोटोन, यही फोटोन यहाँ से आने के बाद इधर चला गया और यहाँ पे जिस अभी आपने देखा ना कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन से टकराया था, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया। अब बात ये है कि इसके पास जो एनर्जी होगा, इस एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एनर्जी को हम लोग E इज इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं, इसका एनर्जी ये होगा। और इसका मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा एच सी बाई लैमडा हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, इसको हम लोग सॉरी एच सी बाई लैमडा नहीं, माफ कीजिएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मोमेंटम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एच न्यू बाई सी हो जाएगा मोमेंटम हमारा, एच न्यू बाई सी, ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा इसका। इस फोटोन का इनिशियल, इस फोटोन का हमारा एनर्जी और मोमेंटम हमको पता चल गया। जब ये यहां पे जाके टकराएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर होगा, ये ही एनर्जी हमारा इस इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर होगा। अगर ये एनर्जी ही हमारा इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो रहा है, यही, सॉरी ठीक है, यही एनर्जी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यही एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है तो इसके पास जो एनर्जी होगा वो एनर्जी कुछ घट जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, इसका वेवलेंथ बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं। अगर इसका एनर्जी घट गया है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ये दे दिया है, तो बचा हुआ एनर्जी के साथ वो इधर जाएगा, यही फोटोन बचा हुआ एनर्जी के साथ जाएगा। तो बचा हुआ एनर्जी के साथ जब जा रहा है, देखो थोड़ा सा इसका कलर भी फीका पड़ गया है, यहाँ पे पूरा एकदम डीप ग्रीन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डीप ग्रीन था, यहाँ जाने के बाद थोड़ा फीका पड़ गया। फीका क्यों पड़ गया, क्योंकि इसका वेवलेंथ बदल गया है, इसका फ्रीक्वेंसी भी बदल गया है। ठीक है, कह सकते हैं इसका पूरा एनर्जी ही बदल गया है।
ठीक है ना। तो अब क्या है कि इधर जाने के बाद इसका क्या एनर्जी होगा उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ई डैश, ठीक है ना, स्कैटरिंग के बाद ई डैश हमारा एच न्यू डैश हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। अब ये एच न्यू डैश हो गया तो यहाँ पे पी डैश का बात करेंगे तो एच न्यू डैश बाई सी कह सकते हैं, ये हो जाएगा इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसका। बात समझ रहे हैं ना, इस पार्ट में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है, ये हमारा पी का डायरेक्शन है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। तो अगर कुछ पार्टिकुलर, अब जो भी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा तो इसका जो एनर्जी होगा, जिस जो एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ, दिस विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी इक्विवेलेंस का अगर हम बात करें तो वहां से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ये ऑलरेडी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेराइव किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता है, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, और इसको यूज करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये एक्सरे का फोटोन है, टकराया, टकराने के बाद ये सारा केसेस हुआ, ये उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहा होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगा। से यस और नो, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एनर्जी अगर इतना है तो एक बात बताइए, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा ना। से यस और नो, इसका कुछ ना कुछ तो मोमेंटम होगा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मोमेंटम में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये करना है हम लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस क्या करना है वो समझ लेना है। यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये अगर नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखते हैं तो ये हमारा एम भी हो जाएगा, सिंपली कुछ वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा होगा, ये तो क्लियर है। तो सारा डिटेल हम लोग लिख लिए हैं, लेकिन अगर हम मोमेंटम का बात करेंगे, इसका अगर हम वैल्यू यहाँ पे इस कंपोनेंट का लिखना चाहें, अगर इलेक्ट्रॉन का इस पार्टिकुलर कंपोनेंट में लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा ये एम भी कॉस थीटा, कॉस फाइव सॉरी, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये एम बी कॉस फाइव हो जाएगा। अब बेसिकली हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थीटा और फाइव का वैल्यू को बदल देते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिकली थीटा हो जाएगा और इसको हम लोग फाइव लिख देते हैं। तो इसको लिखने के बाद एक चीज यहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जो ये थीटा लिखे थे ना, इस थीटा को हम लोग फाइव लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा फाइव हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बस ये चीज से आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये सारा वैल्यूज अगर आप लिख दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग एम बी कॉस फाइव जो लिखे थे, इसको हम लोग एम बी कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझने में सुविधा होगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एच न्यू डैश बाई सी इंटू कॉस फाइव, ये भी तो लिखा जा सकता है, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पे थीटा क्या है और फाई क्या है वो आपको पता होना चाहिए। थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग को बता रहा है। थीटा का बात आएगा तो इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग के बारे में बात होगा, ठीक है। और ये इसका बात करेंगे तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बहुत आसान है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा वो हम एक बार देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसको हम एक बार कंप्लीट कॉपी कर लेंगे, ये हमारे पास पुख्ता सबूत के जैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम इसको ऐसे रख दिए, ठीक है, और इसको यहां से हटा दिए। अब क्या है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट पेज में इसको आगे डिराइव करने का कोशिश करेंगे। यहां पे ये जैसे ही आ गया है तो यहां पे थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने का रीजन है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और इसको देखेंगे। अब यहां पे इसका डेरिवेशन को समझने का कोशिश करेंगे। इसको कैसे डिराइव करना है, सबसे पहले तो
हमको यूज करना है अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो जी, एक बात बता देते हैं, इस चीज में ना बहुत ध्यान से एक बात समझना, यहां पे कहीं ना कहीं कोलिजन हो रहा है। कोलिजन के केस में जब भी किसी चीज को डेराइव करना होता है ना, तो हम लोग या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को ही यूज करके हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। एक बात तो क्लियर है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और हमारा वाई एक्सिस का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक छोटा सा वाई एक्सिस भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा वाई एक्सिस इधर हो जाएगा और इधर भी हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हम वाई एक्सिस के बारे में बात कर लिए। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, तो ये हमारा एच न्यू डैश बाई सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन फाई भी लिख सकते हैं। और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? तो ये अगर हमारा एम भी कॉस थीटा है तो यहाँ पे एम भी साइन थीटा भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात से आप सहमत होंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइफरकेट कर रहे हैं तो ये एक्सिस एक्स है तो ये हमारा वाई एक्सिस होगा। ठीक है, और ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। ये एक्स है तो इधर कहीं एक्स डैश होगा, उससे हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला पार्ट उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये छोटा सा पार्ट जो है हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो शायद ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। इसको फिलहाल तो हम मिटा देते हैं, हटा दिए, और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बात हो रहा है, तो सबसे पहले जो एनर्जी आएगा यहाँ पे एच न्यू का बात करते हैं। ठीक है, तो एच न्यू इज इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हुआ है? एक एनर्जी एम सी स्क्वायर में गया है। ठीक है, एम सी स्क्वायर से यस और नो आया ना, जवाब दीजिए। फिर प्लस ये हमारा एच न्यू डैश हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? इस पार्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखने का कोशिश करना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। एक बात तो है इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे बात करना पड़ेगा इनिशियल एनर्जी के बारे में, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई चीज। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, शुरुआत में जो एनर्जी होगा या फिर बाद में जो एनर्जी होगा, दोनों हमारा इक्वल होगा, तभी तो एनर्जी कंजर्व है हमारा। नहीं, तो इनिशियल एनर्जी का बात करते हैं तो इनिशियली फोटोन का एनर्जी एच न्यू है, और इनिशियली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था उसका भी रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये ज्यादा करेक्ट हुआ। हम पिछले एक्सप्रेशन में एम नॉट सी स्क्वायर नहीं लिखे थे, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट हुआ। क्यों ज्यादा करेक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में भी तो है, और रेस्ट इलेक्ट्रॉन का भी तो एनर्जी हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू हम लिखेंगे एच न्यू डैश, ठीक है, प्लस एम सी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। यहां पे एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश, हम एक बार में इसको लिखने का कोशिश कर रहे हैं, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे, फिर यहां पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा थोड़ा हम साइड में करके इसको लिखना पसंद करेंगे, ताकि आपको ये सारा चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे एम सी स्क्वायर हो गया, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये एम स्क्वायर सी का पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये अगर आपको क्लियर है, ठीक है, ये अगर आपको यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम थोड़ा बाइफरकेट करके लिखने का कोशिश करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे अच्छे से। अब ये न्यू डैश क्या है? ये न्यू डैश जो है ये फ्रीक्वेंसी है, स्कैटर्ड फोटोन का फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान देना है। न्यू डैश है क्या? तो स्कैटर्ड
फोटोन का फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। यहाँ पे m स्क्वायर c का पावर 4 दिस विल बी इक्वल टू h स्क्वायर रखते हैं, और यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 न्यू इंटू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। ये पार्ट आपको लिख करके रख देना है ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा सा हमने एक और चीज, ये स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से भी एक्सप्रेशन आएगा, 2h न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम ऐड करेंगे तो इसको प्लस करके हम नीचे लिख देते हैं, 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखे ताकि आपको दिखने में सुविधा हो। तो चलिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखने का कोशिश करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको उठाते हैं, ठीक है। यहां पे इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 के बारे में बात करेंगे। अब इक्वेशन 2 जैसे ही हमको निकालना है तो इक्वेशन 2 के लिए हम लोगों को क्या यूज करना है, अप्लाइंग, यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं लेकिन एक पार्टिकुलर एक्सिस में, ये अलोंग, यहां लिखना जरूरी है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग को सॉल्व करना है। अब एक्स एक्सिस में अगर हम मोमेंटम के बारे में बात करते हैं तो एक बार देख लेते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा इधर है, तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियली तो हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में है और इसका वैल्यू इनिशियली इतना है, और फाइनली यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये मोमेंटम हमको दिख रहा है, ठीक है ना। ये पार्टिकुलर चीज दिख रहा है, क्यों, हम एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फोटोन का मोमेंटम एक्स एक्सिस में एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है, जो स्कैटरिंग एंगल हुआ है फोटोन का, वो फाई है, और स्कैटरिंग एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज थीटा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमारा एम भी कॉस थीटा होगा एक्स एक्सिस में, और फोटोन का एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई होगा अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको भी यहां पे देख लेते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही तो है कंजर्वेशन, नहीं, मोमेंटम। तो इनिशियली हमारा हो जाएगा ये एच न्यू बाई सी प्लस जीरो, जीरो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और यहां पे ये हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी कॉस, क्या हो जाएगा, ये कॉस फाई होगा, ठीक है, ये कॉस फाई होगा प्लस एम भी कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमको पता चल गया है तो एम भी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं खुद से, हम एम भी कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम भी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन 1 आप लिखते चलिए, ये सारा वैल्यूज जो है ना, आप अगर लिखते चलते तो आपको बहुत बहुत सुविधा होगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ये एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई, बोलिए हाँ या ना, इस बात से सहमत है। यहां से c को कॉमन ले लेंगे और यहां पे कुछ ऐसा लिखेंगे, एम सी भी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव, दिस विल बी इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया।
अब हम लोग काम करेंगे इक्वेशन 3 के बारे में, लेकिन इक्वेशन 3 को समझने से पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्वेशन 3 लिखेंगे कैसे? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पार्टिकुलर वैल्यू को अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाई एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में, ठीक है ना? तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही यूज करेंगे वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस तो हो गया वाई एक्सिस में, लेकिन एनर्जी किसी एक्सिस में नहीं होगा। क्यों? एनर्जी से स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन मोमेंटम का तो डायरेक्शन होगा ना, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? इसीलिए एनर्जी हम लोग इसी डायरेक्शन में लिए हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है उसी को हम लोग ऐड करके लिखे थे इनिशियली, ठीक है ना? यहाँ पे जो था उसको आपस में ऐड करके लिखे थे। लेकिन जब हम मोमेंटम का बात कर रहे हैं तो वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम है, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम निकालिए, इधर वाई एक्सिस का मोमेंटम निकालिए। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू होगा क्या नहीं, ठीक है? तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करने की बात करें तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे बात करेंगे applying conservation of momentum along y axis, ठीक है? y एक्सिस का बात कर लेते हैं, क्या होगा y एक्सिस में, ये भी जरूरी है नहीं? y एक्सिस का बात करना भी जरूरी है। क्यों y एक्सिस का बात करना जरूरी है? क्योंकि y एक्सिस से ही हमारा सारा वैल्यूज निकल करके सामने आने वाला है, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, इनिशियली y एक्सिस में तो कोई भी मोमेंटम नहीं था, तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, दिस विल बी इक्वल टू ये h न्यू डैश बाई सी कॉस फाई माइनस एम भी साइन फाई, सॉरी साइन थीटा, दिस विल बी साइन थीटा। अब आप बोलिएगा ये लिख कैसे दिया, तो चलिए बता देते हैं कैसे लिख दिए, ठीक है? यहाँ पे आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस में इनिशियली तो y एक्सिस में इसका कोई भी मोमेंटम नहीं है, और इसका भी y एक्सिस में जो हमारा यहाँ पे रेस्ट में था इलेक्ट्रॉन, उसका भी कोई y एक्सिस में मोमेंटम था नहीं। तो जब यहाँ पे y एक्सिस में इसका कोई मोमेंटम ही नहीं है, इसका भी कोई y एक्सिस में मोमेंटम नहीं है, तो जीरो है, तो राइट हैंड साइड तो हमारा है मोमेंटम। ये ऊपर की तरफ है, इसको पॉजिटिव में लिखे, या नीचे की तरफ है ये मोमेंटम, इसलिए इसको नेगेटिव में लिखे। इसीलिए राइट हैंड साइड वाला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर है, ठीक है? अगर आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गया है तो यहां पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एम भी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस फाइव बाई सी, ऐसा होगा। ये सी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम सी भी लिखेंगे, ये एम सी भी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस फाइव, isn't it? ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। दिस इज आवर इक्वेशन 3। अब ये अगर हमारा इक्वेशन 3 हो गया है और हमारा इक्वेशन 2 ऑलरेडी हम लोगों को पता है, ठीक है ना? ये हम लोग को ऑलरेडी पता है ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दे तो कुछ हमारा कमाल हो सकता है, नहीं? सोच के देखिए, तो इक्वेशन 2 और 3 को हम स्क्वायर करके ऐड करना चाहेंगे, तो करके देखते हैं, ठीक है? अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमारे सामने क्या वैल्यूज आएगा वो एक बार हम लोगों को देख लेना है, ठीक है? तो थोड़ा सा ऊपर तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे होगा? जब हम इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? भी स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो क्लियर है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा तो ये हमारा 1 हो जाता है, तो हम डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू, इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या हमारा वैल्यू आएगा, ये मजेदार सा चीज होगा, ठीक है ना? इसको देखना है कि राइट हैंड साइड में हमारा क्या आने वाला है। तो एक बार चलो इसको हम लोग इक्वेशन 2 को देखना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एच न्यू डैश कॉस फाइव का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब एक बात तो तय है कि सब में एच है, तो एच स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये न्यू स्क्वायर
प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई आएगा, इसको ब्रैकेट में, ठीक है, फिर प्लस एच स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं न्यू डैश स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा न्यू डैश स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वेट अ मिनट, यहाँ पे इक्वेशन 3 में ये हमारा कॉस नहीं होगा, दिस विल बी साइन, यहाँ पे हमने गलती से कॉस लिख दिया है, दिस विल बी साइन, ओके, ये हमारा साइन होने वाला है, यहाँ पे ये साइन होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये हमारा साइन होने वाला है, तो इसको हम साइन लिख देते हैं, ये साइन फाई और यहाँ भी साइन, ये भी साइन फाई है, तो यहाँ भी हमारा साइन फाई होना चाहिए, तो ये सुनो, ये भी हमारा साइन ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग साइन लिख देते हैं, दिस विल बी साइन फाई। अगर ये हमारा साइन फाई हो गया है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा अब जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सटीक निकल के आएगा, तो ये भी हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सोच के देखिए, ये हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर फाई हो गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखे हैं, तो यहाँ भी हमारा कॉस स्क्वायर फाई होगा, इसको भी थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ये हमारा जो पूरा वैल्यू होगा, दिस विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब ठीक है ये पूरा एक्सप्रेशन। अब अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें अच्छे से हम, तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर लिखते हैं, और ये हमारा न्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस न्यू डैश स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो -2 न्यू डैश कॉस फाई, ये वैल्यू हमारे सामने टोटल कुछ इस तरह से निकल करके आने वाला है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 लिख देते हैं, दिस विल बी आवर इक्वेशन 4। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है जो आपने ऑलरेडी लिख के रखा है, और हमारे पास इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इक्वेशन 4 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4, सॉल्व इक्वेशन 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 करेंगे तो 1 में हमारा एम स्क्वायर सी का पावर 4 था, ठीक है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखने का कोशिश करें, ठीक है, तो आपने इक्वेशन 1 लिख के रखा ही होगा, तो इक्वेशन 1 के बारे में अगर हम बात करें, तो इक्वेशन 1 आखिर हमारा था क्या, वो हम यहाँ पे साइड में लिखने का प्रयास करते हैं, कि हमारा यहाँ पे हम साइड में लिख देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। इक्वेशन 1 हमारा बेसिकली था एम स्क्वायर सी का पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यू स्क्वायर -2 न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा, ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर, फिर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4, ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ करता था, जिसको हम अलग से ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हमें याद रखना है, ठीक है, तो ये हम साइड में लिख करके रख दिया आपके लिए। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा एम स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले तो एम स्क्वायर आना ही है, भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 -4 करना है, तो इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 1, इससे उसको माइनस करना है, इसको इससे इस पार्ट को पूरा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको जब माइनस करके लिखा जाएगा तो हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, उस टर्म्स को हम लोगों को देख लेना है। सबसे पहले तो जब 1 से इसको माइनस किया जाएगा तो ये और ये टर्म तो गायब हो जाएगा, देख सकते हैं ये टर्म गायब हो जाएगा,
ठीक है, जो कॉमन वाला टर्म है ये और ये कॉमन टर्म है तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर को ब्रैकेट में ही रखते हैं -2 न्यू न्यू डैश क्या हो जाएगा -न्यू डैश बेसिकली को इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यू न्यू डैश लिखेंगे वेट जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या -2 न्यू न्यू डैश एच स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, वन माइनस कॉस फाइव आएगा, ठीक है, ये बड़ा मजेदार है, 1 - cos 5 ये हमारा आया क्या 4 का 4 वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। अब हमारा जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो प्लस में हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट आएगा 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। ये कैसे आया ये एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे ये 1 है, इससे अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये टर्म कॉमन है, यहाँ पे cos 5 है और यहाँ पे सिर्फ -2 न्यू न्यू डैश है, ठीक है, यहाँ पे न्यू न्यू डैश के 2 न्यू न्यू डैश के साथ cos 5 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं -2 न्यू न्यू डैश और h स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और 1 - cos 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख लिए और बाकी पार्ट कैंसिल हो गया, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसको भी हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। ये पार्ट जब हो गया है तो हम लोग एक और चीज जानते हैं सिंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सिंस हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास m इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है इसको हम लोग एक अलग कलर से लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे ग्रीन कलर से। सिंस m इज इक्वल टू m नॉट होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू है तो यहाँ m स्क्वायर है, तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसे ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करते हैं, सॉरी ठीक है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा हमारा इसका। यहां पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस विल बी m को हम लोग लिख सकते हैं m नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं, और इस पार्टिकुलर पार्ट को अगर हम सॉल्व करके ही डायरेक्टली लिखें, ठीक है ना, इसको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करके लिखें तो ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ जाएगा सी स्क्वायर आएगा, होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आएगा ना, जब ये होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे हम सी स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे पहले से सी स्क्वायर एक था ही, ठीक है, यहाँ पे पहले से एक वैल्यू, सॉरी यहाँ पे एक पहले से भी स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे आ, ये सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे दिस विल बी सी स्क्वायर, कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे सी स्क्वायर ही आएगा नॉट बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे सी का पावर 4 हो जाएगा, इस चीज को समझना है, ये हमारा सी का पावर 4 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव 2 न्यू न्यू डैश एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4, ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला को इधर लिख देते हैं 2 न्यू न्यू डैश एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5 विल बी इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आएगा,
ये एक h इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे, ये कुछ ऐसा आएगा। इसको अगर हम इधर डिवाइड कर देते हैं, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये h इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे न्यू माइनस न्यू डैश होल डिवाइडेड बाई न्यू इंटू न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसे देखना है, ठीक है। इस चीज को समझना है कि इसको लिखा कैसे जा सकता है। इसको अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, h इंटू 1 माइनस कॉस फाइव विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम लिखते हैं तो 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू, ये कुछ ऐसा लिखाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे इसको, हम एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, h इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, इसको अगर हम लैम्डा के फॉर्म में लिखते हैं तो सिंस न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी होता है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा डैश डिवाइडेड बाई सी माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई सी, ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है यूजिंग दिस एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसको यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे h इंटू 1 माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई सी एम नॉट सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा डैश को हम लोग डेल्टा लैम्डा कह देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू h बाई, ये एम नॉट सी इधर डिवाइड हो जाएगा, एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, ये हमारा वैल्यू आया। अब ये जो h बाई एम नॉट है ना, इसको हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, या फिर लैम्डा सी लिखे तो ज्यादा बेटर, लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। और यहाँ पे हम लोग देयरफॉर करके लिख देते हैं, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, वेयर, माफ कीजिएगा, वेयर लैम्डा सी इज इक्वल टू h बाई एम नॉट सी विच इज इक्वल टू 0.0, ये वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, 242 एंगस्ट्रॉम, ये कांस्टेंट हमारा है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। ये हमारा फाई क्या था, फोटोन का स्कैटरिंग एंगल। अब ये हमारा फाई तो वेरी कर सकता है, लैम्डा सी तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। और लैम्डा डैश क्या है, यहाँ पे डेल्टा लैम्डा क्या है, डेल्टा लैम्डा इज नथिंग बट लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ठीक है। ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ है, जो कि ज्यादा होता है, बढ़ जाता है जब टकराने के बाद वेवलेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका एनर्जी घट जाएगा, एनर्जी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ये हमारा ऐसा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं जो कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। बात करते हैं स्पेशल केसेस के बारे में। अगर हम स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं, ये स्पेशल केसेस से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में हेल्प होगा। इफ फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर फाई एकदम से 0 डिग्री हो जाए तो क्या, अगर फाई 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, which is nothing but lambda, sorry, this will be c not lambda not, Compton wavelength, lambda c into 1 minus 1 is equal to 0। तो यहाँ पे in this case therefore lambda dash is equal to lambda, ये एक स्पेशल केस आया, ठीक है। कब, जब हमारा फाई 0 डिग्री हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखेंगे,
दूसरा केस, दूसरा केस क्या होगा वो समझना है। इफ यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो लैम्डा डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू यहां पे लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस 90, मतलब कि डेल्टा लैम्डा देयरफॉर इज इक्वल टू लैम्डा सी। इस पर्टिकुलर केस में देयरफॉर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी का वैल्यू 0.0242 एंगस्ट्रॉम का, ये डायरेक्टली वैल्यू लिख दो, ये तो आंसर डायरेक्टली आ गया। ठीक है, अब एक और केस, फाइनल एक और केस के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल केस के बारे में बात करेंगे। इफ क्या होगा, इफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, मतलब -1 माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 2 लैम्डा सी, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.0242 एंगस्ट्रॉम, तो therefore डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा कुछ कुछ केसेस है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जब 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो उस केसेस में हमारा जो कॉम्पटन वेवलेंथ में जो चेंजेस आ रहा है, जो हमारा वेवलेंथ में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, चेंज इन वेवलेंथ का जो बात हो रहा है, वो हमारा कैसे कैसे वेरी करेगा उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। और उम्मीद करते हैं कंप्लीट जो डेरिवेशन के बारे में बात की वो कंप्लीट डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। हमारा जो फॉर्मूला था, फाइनल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे दूसरे कलर से भी मार्क करने की बात करें तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला पे थोड़ा सा सभी लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। इज इट क्लियर? इस फॉर्मूला पे हम लोगों को काम करना है। यही है हमारा मेन कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा कॉम्पटन इक्वेशन है, कॉम्पटन इक्वेशन। ठीक है, कॉम्पटन इक्वेशन कहिए या कॉम्पटन इफेक्ट इक्वेशन कहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा जो भी बात बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही इसी तरह से जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। ठीक है ना, और अगर आपने अभी तक ल्यूमेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छे से बूस्ट कर सके और इस तरह से बहुत सारे नॉलेजेस को ना गैदर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना जो स्किल है वो भी डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी एग्जाम को निकालना या फिर उसके लिए स्किल चाहिए, तो ये जो स्किल है ना वो डेवलप कराने का काम हम आपके लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको लाइक करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।